हेलो बच्चों। तो हम लोग शुरू करेंगे प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, और इसमें उन टॉपिकों को देखेंगे हम लोग जिससे पीवाईक्यूज पूछे गए हैं, जिससे प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे गए हैं। सिर्फ हम उन्हीं टॉपिकों को देखेंगे, है ना। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा उसके अतिरिक्त भी, है ना, उसको हम जल्दी से बताएंगे। जल्दी जल्दी बताएंगे मतलब समझ रहे हो, ज़्यादा समय नहीं देंगे। तो सबसे पहले प्रकाश पढ़ लेते हैं, है ना। प्रकाश से तो क्वेश्चन पूछा नहीं गया कि प्रकाश की परिभाषा लिखो, लेकिन फिर भी छोटे छोटे टॉपिक जल्दी जल्दी कवर करेंगे हम लोग। तो प्रकाश देखते हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे वस्तुएं हमको दिखाई देती हैं। ठीक है। अब वस्तुएं हमको दिखाई कैसे देती हैं? किसी भी वस्तु पे मान लो ये एक गेंद है, तो ये गेंद किसी भी इंसान को दिखाई तब देगी जब या तो ये दीप्त वस्तु हो, मतलब इससे प्रकाश निकले और व्यक्ति की आंख पे पड़े। ठीक है। और अगर ये अदीप्त है, मतलब ये स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकता, तो इस पर कहीं दूसरी जगह से प्रकाश पड़े। मान लो ये सन है और यहां से प्रकाश निकल रहा है और ये प्रकाश इस पे पड़ रहा है, इस गेंद पे, और फिर वही प्रकाश परावर्तित होकर व्यक्ति की आंख पे पड़ रहा है, तब ये गेंद इस व्यक्ति को दिखाई देगी। कोई दूसरा व्यक्ति हो मान लो। अब यदि इस गेंद से परावर्तित प्रकाश इस व्यक्ति की आंख पर ना पड़े, इस व्यक्ति की आंख पे तो पड़ रहा था परावर्तित प्रकाश, ठीक है। मान लेते हैं कि इस व्यक्ति पर यह परावर्तित प्रकाश नहीं पड़ रहा है, तो इस व्यक्ति को ये वस्तु दिखाई नहीं देगी। ठीक है। ये सूरज दिखाई देगा, क्यों? क्योंकि सूरज से चलने वाली प्रकाश किरणें इस पे पड़ रही हैं तो दिखाई देगा। मान लो इस व्यक्ति की आंख पे सूरज से चलने वाली प्रकाश किरणें नहीं पड़ रही हैं, तो इस व्यक्ति को सूरज दिखाई नहीं देगा। मान लो कमरे के अंदर है, सूरज बाहर है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तो कोई भी वस्तु कब दिखाई देगी? जब उस वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें या फिर उस वस्तु से परावर्तित प्रकाश किरणें दर्शक के आंख पे पड़े, तभी वह वस्तु उस व्यक्ति को दिखाई देगी। ठीक है। फिर प्रकाश के गुण देख लेते हैं, एक दो छोटे छोटे प्रकाश के गुण। आपको पता है निर्वात या फिर वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸, जिसको सी से लिखते हैं। इसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। मात्रक ध्यान रखना आप, है ना। इसका मतलब क्या है? 1 सेकंड में कितने मीटर चलता है? 3 × 10⁸ मीटर। ये पहला गुण हो गया। एक गुण और है सरल रेखी संचरण। प्रकाश सदैव सरल रेखा में चलता है, सरल रेखा में चलता है। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे गुण हैं, लेकिन इससे क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। तो अब अगली हेडिंग है आपकी प्रकाश का परावर्तन, और प्रकाश के परावर्तन से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखो रेखा चित्र से। तो सबसे पहले समझ लेते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन यह है कि जब प्रकाश किरणें किसी परावर्तक तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अभी ये किस प्रकार से लौटेंगी ये हम आगे देखेंगे परावर्तन के नियम से, है ना। कोण वगैरह देखेंगे, स्थिति देखेंगे। अभी बस इतना समझो आप, परावर्तन क्या है? प्रकाश के लौटने की घटना है। ठीक है। मान लो इसको गोली दर्पण से बनाया है, ये एग्जैक्ट डायग्राम नहीं बना है ना, परावर्तन के नियम के आधार पे नहीं बनाया है। चलो यहाँ पे बना देते हैं। मान लो यहाँ पे प्रकाश आपतित हुआ और ये हो गया परावर्तित। ये कोण बराबर होता है। अभी परावर्तन का नियम देखेंगे। तो परावर्तन होता क्या है? प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश के लौटने की परिघटना। ठीक है। अब अगली हेडिंग क्या है आपकी? परावर्तन के नियम। तो अब परावर्तन के 2 नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, अब देखो यहाँ, अब डायग्राम थोड़ा अच्छा से बनाते हैं। परावर्तन के नियम के लिए आप हेडिंग लिख लो प्रकाश का परावर्तन। और प्रकाश का परावर्तन ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपको अच्छे से लिखना है। तो प्रकाश का परावर्तन का नियम, पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जो प्रकाश
परावर्तक तल पे टकराता है आकर, उसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। किरण क्या है? किरण वह रास्ता है, वह मार्ग है, वह माध्यम है जिससे प्रकाश चलता है, तो उसको हम लोग एक किरण के द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है। और जो प्रकाश लौटता है उसको हम लोग बोलते हैं परावर्तित प्रकाश किरण या परावर्तित किरण। ठीक है। जिस बिंदु पर आपतित प्रकाश पड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु पर ही उस परावर्तक तल के लंबवत एक लाइन खींचते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब। ये है अपना क्या? परावर्तक तल, तल या फिर सतह बोलते हैं। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये है आपतित प्रकाश किरण, ये है परावर्तित प्रकाश किरण, और ये है आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। ये तीनों एक ही तल में होंगे। अगर इस बोर्ड को हम एक तल मान लें तो इस बोर्ड में ही आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब होगा। क्योंकि देखो अगर हम आपतन बिंदु की बात करें तो आपतन बिंदु पर एक अभिलंब ऐसे तल के लंबवत बाहर भी हो सकता है। आपतन बिंदु पर एक अभिलंब ऐसे हो सकता है तल के लंबवत बाहर की ओर, तो ये जो अभिलंब होगा ये तो दूसरे तल में आ जाएगा। ठीक है। और ये वाला जो अभिलंब है इसी तल में, तो इस अभिलंब की बात की जा रही है, इस अभिलंब की बात नहीं की जा रही। ये अभिलंब नहीं है यहाँ पर। अभिलंब कौन सा? जो उसी तल में है। तो ये है परावर्तन का पहला नियम कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये रेखा चित्र भी बनाना है आपको, क्योंकि सवाल में पूछा है कि रेखा चित्र भी बनाओ। आ जाओ दूसरे नियम पे। दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। अब आपतन कोण देख लेते हैं क्या होता है। आपतन कोण होता है आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण, जिसको आई से लिखते हैं। और परावर्तन कोण क्या होता है? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण, जिसको आर से लिखते हैं। और परावर्तन के दूसरे नियम के आधार पर ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। कोण आई कोण आर के बराबर होता है। ये है परावर्तन का दूसरा नियम। कॉपी कर लो इसको, फिर हम लोग चलते हैं आगे। ठीक है। अब जो आगे क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो समतल दर्पण से संबंधित क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे समतल दर्पण। ठीक है। वस्तु और प्रतिबिंब को हमने नहीं बताया। वस्तु दो प्रकार की होती है, आभासी, वास्तविक। प्रतिबिंब भी दो प्रकार का, लेकिन उससे संबंधित क्वेश्चंस नहीं पूछे गए, है ना। तो हम लोग सीधा आते हैं कहां पे? समतल दर्पण पे। समतल दर्पण से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो समतल दर्पण यदि हम देखें, उससे पहले दर्पण देख लेते हैं। दर्पण क्या होता है? एक परावर्तक तल होता है जिसके एक भाग को हम लोग पेंट या कलई या पॉलिश कर देते हैं। ठीक है। अब ये समतल दर्पण आप जानते हो गोली भी होता है, और गोली में दो प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल। वो अभी आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? ये वाला अवतल हो गया, ये उत्तल हो गया। और यदि परावर्तक सतह पूर्णतः समतल होती है तो उसको हम लोग समतल दर्पण बोल देते हैं। परावर्तक सतह यदि गोली या वक्री, गोली वक्री एक ही बात है, गोली या वक्री है तो उसको हम लोग गोली दर्पण या वक्री दर्पण बोल देते हैं। वक्री या गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल। तो समतल दर्पण हम लोग पढ़ने वाले हैं। समतल दर्पण क्या होता है? एक ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह पूर्णतः समतल होती है। ठीक है। बनाएंगे कैसे? ऐसे एक सीधी लाइन खींच देंगे, एक भाग को पेंट से दिखा देंगे। ठीक है। अब हम समतल दर्पण के कुछ गुण पढ़ने वाले हैं। पहला गुण क्या कहता है कि समतल दर्पण से जो वस्तु की दूरी होती है वही समतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होती है। प्रतिबिंब की दूरी, समतल दर्पण के लिए जो वस्तु की दूरी होती है वही प्रतिबिंब की दूरी होती है। और दूरी आप जानते हो लंबवत नापी जाती है ना। तो यहां पर अगर हम लोग वस्तु रख दें कोई, अब देखो वस्तु दो प्रकार के रखेंगे हम लोग, या तो बिंदुवत रखेंगे या आवर्धित, मतलब बड़ी वस्तु रखेंगे। अब वस्तु फिर वास्तविक और आभासी भी रख सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ क्या है? वास्तविक वस्तु है। तो अब देखो यहाँ पे, अब ये वस्तु हम ले रहे हैं क्या? बिंदुवत वस्तु ले रहे हैं।
पहले एक नियम और देख लेते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है कि जो वस्तु का आकार होता है वही प्रतिबिंब का आकार होता है। ये समतल दर्पण के गुण हैं जो आपको याद रखने हैं। समतल दर्पण में वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होती है और आकार भी बराबर होता है। प्रतिबिंब का जो आकार है वस्तु के आकार के बराबर होता है। मतलब अगर वस्तु बिंदुवत है तो उसका प्रतिबिंब भी बिंदुवत बनेगा। अगर वस्तु आवर्धित है मतलब बड़ी है तो उसका प्रतिबिंब भी बड़ा बनेगा। चलो दो वस्तु ले रहे हैं यहाँ पे हम लोग। एक वस्तु ये ले लिए ए बी। अब देखो वस्तु अगर आवर्धित होगी तो उसको भी हम ये जो लाइन होगी, खैर इसको मुख्य अक्ष तो नहीं बोलेंगे, मुख्य अक्ष शब्द क्या गोली दर्पण के लिए परिभाषित है, तो यहाँ पे सीधी रखेंगे या फिर आप बोलो परावर्तक सतह की, खैर यहाँ तो समांतर रख रहे हैं, लंबवत भी रख सकते हैं, है ना, वो दूसरी स्थिति है। तो अभी यहाँ देखो आप ये लंबवत इस लाइन के रखे हैं, इस वस्तु को हम ए बी मान लेते हैं। ए बी ये मान लो मार्कर रखा है, ये सामने एक समतल दर्पण है, इस समतल दर्पण के सामने मार्कर रखा है, या समतल दर्पण के सामने हम ही खड़े हैं, आवर्तित वस्तु है। और दूसरी वस्तु एक बिंदुवत वस्तु रखी है सी। तो अब देखो इन दोनों का हमको प्रतिबिंब निकालना है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा। तो एक वस्तु ए बी है। अब ये दो नियम क्या कह रहे हैं कि वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर होगा, मतलब प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनेगा जितना बड़ा होगा वस्तु। अगर वस्तु ए बी इतनी बड़ी है तो इसका प्रतिबिंब भी इतना बड़ा होगा। अगर वस्तु ए बी बिंदु आकार का है तो इसका प्रतिबिंब भी बिंदु आकार का होगा, पहली बात। दूसरी बात कि जो प्रतिबिंब की दूरी है वस्तु की दूरी के बराबर होगी, मतलब दर्पण से आगे जितना वस्तु जितनी दूरी पर रखी होगी उतना ही पीछे प्रतिबिंब होगा। अगर हम मान लें इस वस्तु की जो दूरी है वो x है, अब x मीटर सेंटीमीटर समथिंग कुछ भी हो सकता है, और इस AB की जो दूरी है दर्पण से वो y है। तो अब हम ये जान गए कि इस C का प्रतिबिंब x पीछे ही बनेगा और बिंदुवत बनेगा। अगर ये बिंदु आगे तो बिंदुवत बनेगा, C डैश मान लिए। तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी x। अब इतना आगे है, y दूरी आगे है तो y दूरी पीछे बनेगा इसका प्रतिबिंब इस वस्तु AB का, और AB जितनी लंबी है उतना ही लंबा इसका प्रतिबिंब बनेगा। बात समझ में आ रही है आपको? तो समतल दर्पण के गुण देखें हम लोग दो, एक तो वस्तु का आकार प्रतिबिंब का आकार दोनों बराबर होगा, दूसरा प्रतिबिंब की दूरी वस्तु के दूरी के बराबर होगी। एक गुण और लिख लो, ये नीचे दिख रहा है अभी, सबसे इसको लिख लो आप, मैं देख लेता हूं। चलो नीचे नहीं लिखेंगे, इसको कॉपी कर लो, फिर तीसरे गुण पे आ जाते हैं। तीसरा गुण क्या कहता है कि समतल दर्पण जो है वास्तविक वस्तु के लिए आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अपने सिलेबस में वास्तविक वस्तु ही है ना, आभासी वस्तु नहीं है। तो वास्तविक अगर हम वस्तु लेंगे, वास्तविक अगर हम लोग वस्तु लेंगे समतल दर्पण के लिए तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी। प्रतिबिंब बनेगा आभासी। अब आभासी प्रतिबिंब जो होता है वो दर्पण के पीछे बनेगा। आभासी प्रतिबिंब कहां बनेगा, दर्पण के पीछे। उसका प्रतिबिंब आभासी बनेगा, आभासी बनेगा मतलब दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे या अंदर भी बोलते हैं इसको, अंदर या पीछे बनेगा। अब हम ये जान गए समान आकार का बनेगा, ठीक है, उतनी ही दूरी पर बनेगा। अब एक बात हम और जान गए कि वस्तु वास्तविक है तो उसका प्रतिबिंब आभासी बनेगा। अब ये हम बार बार वास्तविक वस्तु क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि समतल दर्पण का ये भी गुण होता है कि अगर आप वस्तु को आभासी ले लोगे तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक बन जाएगा। वो अपने सिलेबस में नहीं है। अपने सिलेबस में क्या है, वास्तविक वस्तु। तो वास्तविक वस्तु का जो प्रतिबिंब बनाएगा समतल दर्पण सदैव आभासी बनाएगा। आभासी प्रतिबिंब बनाएगा मतलब वो दर्पण के पीछे या अंदर होगा, सेम आकार का बनाएगा, सेम डिस्टेंस पे बनाएगा। बात समझ में आ रही है? इसको कॉपी कर लो, कर लिया। अब हम लोग एक किरण आरेख के माध्यम से देख लेते हैं समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। खैर सिलेबस में नहीं है लेकिन थोड़ा आपको फील आ जाए, क्योंकि किरण आरेख तो सिलेबस में है ही। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के लिए किरण आरेख तो पढ़ते ही हैं, तो समतल दर्पण के लिए भी हम लोग थोड़ा सा किरण आरेख देख लेते हैं कि प्रतिबिंब कैसे बनेगा। ठीक है,
ये एक समतल दर्पण है, इसके सामने कोई बिंदुवत वस्तु रखी है, ओ मतलब ऑब्जेक्ट। अब देखो प्रतिबिंब बनाना है अपने को, किरण आरेख बनाना है, तो उसके लिए कुछ चीजें हमको पता होनी चाहिए। चाहे हम समतल दर्पण के लिए बना रहे हो, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण के लिए, किसी के लिए भी अगर हमको किरण आरेख बनाना है तो कुछ बातें हमको पता होनी चाहिए, तभी साफ सुथरा अच्छा सा किरण आरेख बनेगा। पहली बात कि भैया प्रतिबिंब के बारे में सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, ठीक है। कहाँ बनेगा मतलब कितनी दूरी पर बनेगा, कैसा बनेगा मतलब छोटा बड़ा आभासी वास्तविक बनेगा। तो प्रतिबिंब के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए आपको। कब, जब आप किरण आरेख बनाने जा रहे हो उससे पहले ही आपको प्रतिबिंब के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। दूसरी बात, आपको कुछ नियम पता होने चाहिए। उसमें से एक नियम ये पता होना चाहिए कि परावर्तित प्रकाश किरण या अपवर्तित प्रकाश किरण का जो कटान बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु होता है, वही होता है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है, परावर्तित या अपवर्तित। प्रतिबिंब के बारे में हमने पढ़ाया नहीं आपको, यहाँ पे थोड़ा सा बोल देते हैं। परावर्तित या अपवर्तित, देखो अगर आप वस्तु का निर्धारण करने जा रहे हो तब आपको आपतित प्रकाश किरण चाहिए। आपतित प्रकाश किरणें जहां से फैले या जहां पे मिलती हुई प्रतीत हो, उसको हम लोग आभासी या फिर वास्तविक वस्तु बोल देंगे। और अगर हम प्रतिबिंब की बात करेंगे तो प्रतिबिंब के लिए हम लोग परावर्तित या अपवर्तित प्रकाश किरणें लेंगे, ठीक है। तो यदि परावर्तित प्रकाश किरणें या अपवर्तित प्रकाश किरणें वास्तव में एक दूसरे को काट रही हैं तो वो हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब, और जहां पे काटती हुई प्रतीत होंगी उसको हम लोग बोल देंगे आभासी प्रतिबिंब। तो यहां पे आपको कम से कम, आप किरण आरेख बना रहे हो तो कम से कम दो किरण आरेख, कम से कम दो किरणें चाहिए, कम से कम दो किरणें चाहिए आपको। प्रतिबिंब बनाना है मतलब परावर्तित किरणें। अभी हम परावर्तन पढ़ रहे हैं तो परावर्तित, जब अपवर्तन पढ़ रहे होंगे तो अपवर्तित प्रकाश किरणें ले लेंगे। बात समझ में आ रही है। तो आपको किरण आरेख बनाना है तो आपको दो किरणें भेजना पड़ेगा, उनको प्रतिच्छेद करवाना पड़ेगा, काटवाना पड़ेगा आभासी वास्तविक के आधार पे। बात समझ में आ गई। तो अब चलो, अब हमको प्रतिबिंब के बारे में पता होना चाहिए। समतल दर्पण का गुण क्या कहता है कि जितना आगे वस्तु उतना पीछे प्रतिबिंब, जितने आकार का वस्तु उतने आकार का प्रतिबिंब। वस्तु वास्तविक तो प्रतिबिंब आभासी मतलब दर्पण के पीछे या अंदर। अब इतनी ही दूरी पर एक प्रतिबिंब बना दे हम लोग, आई मतलब इमेज, इस ओ का प्रतिबिंब बन गया आई। अब दो प्रकाश किरणें अपने को भेजना है, तो एक प्रकाश किरण यहाँ पे भेज दिए हम लोग। अब हम ये जानते हैं कि ये प्रकाश किरण इस ओर तो जाएगी नहीं, इस ओर तो पेंट किया गया है, तो अब ये परावर्तित होगी और परावर्तन के नियम से इस साइड में चली जाएगी। तो अब हमको इस साइड में जाना है इस प्रकाश किरण को। अब देखो, अब हम अपने से अगर बनाएंगे तो अपने पास कोण नापने का कोई साधन तो है नहीं कि कोण एग्जैक्ट नाप लेंगे इस पे अविलंब खींच के कि ये 30-60 कितना है और उतने पर ही भेज देंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, किरण आरेख बनाने के लिए इस बिंदु को पकड़ो जहां पे आप प्रकाश आपतित करवा रहे हो, आपतन बिंदु इस किरण के लिए, इसको पकड़ो और इससे इमेज को मिला दो, प्रतिबिंब को मिला दो, इससे मिला दिए। अब इसी को सीधा आगे बढ़ा दो, ठीक है। तो ये हो गई आपतित किरण, ये हो गई परावर्तित किरण। अब देखो ये परावर्तित प्रकाश किरण इस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक है। अब इसी प्रकार एक प्रकाश किरण और भेज दो, भेज दिए। अब इस बिंदु को इससे मिला दो आप, ये ध्यान रखना, ये किरण आरेख बनाने के नियम है। और फिर इसको सीधा इसे आगे बढ़ा दो। तो देखो दो प्रकाश किरणें हम भेजें, एक ये वाली एक ये वाली, ये हो गई परावर्तित, ये हो गई परावर्तित। अब ये दोनों परावर्तित वास्तव में यहाँ पे काटती हुई प्रतीत हो रही है, काट तो नहीं रही है, ये आगे ऐसे फैल रही है। तो आगे तो ये कभी काटेंगी नहीं एक दूसरे को, फैल जाएंगे ना, ये असमांतर रेखाएं और फैलती हुई हैं। और लेकिन ये पीछे काटती हुई प्रतीत हो रही है, पीछे काटती हुई प्रतीत हो रही है, इसलिए ये आभासी प्रतिबिंब है। तो ये हो गया आपका किरण आरेख बिंदुवत वस्तु के लिए। इसको भी कर लो कॉपी आप, ठीक है, पॉज करके कॉपी कर लिया करो। समतल दर्पण का एक गुण और ये होता है कि वो पार्श्वी प्रतिबिंब बनाता है, पार्श्वी प्रतिलोम प्रतिबिंब। कितने गुण हो गए, 3-4 जो भी हुआ है, चलो 5वां हम नंबर डाल दे रहे हैं, जो भी हो। पार्श्वी प्रतिलोम प्रतिलोम मतलब ये है, पार्श्वी प्रतिलोम शब्द का मतलब ये है कि जब आप समतल दर्पण के सामने खड़े होते हो तो आपका दायां भाग बायां दिखता है, बायां भाग दायां दिखता है ना।
पार्श्वी प्रतिलोम, बायां भाग दाएं भाग और दायां भाग बाएं भाग ये पलट जाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं पार्श्वी प्रतिलोम। तो समतल दर्पण की इतनी प्रॉपर्टीज हमने देख ली। आगे बढ़े, ये किरण आर्य पूछा नहीं गया क्यों, तो अब समतल दर्पण से देख लेते हैं कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 2 क्वेश्चन पूछा गया अभी, एक आगे भी हम कराएंगे जब आवर्धन पढ़ा रहे होंगे, तो समतल दर्पण का आवर्धन भी पूछा गया था। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा है, समतल दर्पण की फोकस दूरी बताइए। अब देखो फोकस दूरी अगर आपको पढ़े हो थोड़ा बहुत आइडिया है, तो फोकस दूरी जो होता है गोलीय दर्पण के लिए संबंधित है, गोलीय दर्पण के लिए परिभाषित है। वो गोले से काटा जाता है और गोले का केंद्र होता है, उसको वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या है ना, याद आ रहा है आपको। तो मतलब क्या है कि वक्रीय सतह जो होगी उसके लिए फोकस दूरी परिभाषित है, वक्रीय सतह के लिए। लेकिन यहाँ पर समतल दर्पण तो सीधी रेखा है, सीधी रेखा है, समझ लो, पूर्णतः समतल है, तो इसके लिए जो फोकस दूरी स्मॉल f है वो अनंत होती है। समझ में आ गई बात। विकल्प देख लो कौन सा सही है, दूसरा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समतल दर्पण के सामने एक वस्तु है 10 सेंटीमीटर पे, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी। इस क्वेश्चन को कर लोगे आप। अब देखो दर्पण के सामने वस्तु रखी है, दर्पण के सामने वस्तु रखी है, यहाँ पे मान लेते हैं, और ये कितनी दूरी पे रखी है, 10 सेंटीमीटर पे रखी है। अब हम ये समतल दर्पण के गुण अभी हमने पढ़ा, ये जानते हैं कि जितना आगे वस्तु उतना पीछे प्रतिबिंब। तो अगर ये वस्तु 10 आगे तो उसका प्रतिबिंब 10 पीछे, तो आंसर देख लो आपका 10 हो गया। प्रतिबिंब दर्पण से कितना दूर बनेगा, 10 सेंटीमीटर पे बनेगा। बात समझ में आ गई आपको। अभी समतल दर्पण का एक क्वेश्चन फिर हम लोग आगे करेंगे जब आवर्धन पढ़ लेंगे। तो समतल दर्पण के ये 2 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक, क्लियर है बात। अब हम लोग पढ़ेंगे फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, इससे कई क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और ये फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध पढ़ रहे हैं, मतलब हम लोग गोली दर्पण में एंट्री कर चुके हैं, ठीक है। तो गोली दर्पण क्या होता है आप जानते हो, गोली दर्पण, गोली दर्पण या फिर वक्रीय दर्पण, ये किसी गोले से काट के बनाया जाता है। मान लो इस भाग को हम काट लिए, ए और बी अलग कर लिए, ये गोला था, इससे काट के ए बी भाग अलग कर लिए। अब हमको, हमारे पास 2 विकल्प हैं, या तो हम बाहर वाले पृष्ठ पे पेंट कर दें या फिर हम अंदर वाले पृष्ठ पे पेंट कर दें। चलो हम 2 दर्पण काट लिए, ए बी और सी डी, इस गोले से 2 भाग काट लिए हम लोग, ए बी और सी डी। ए बी में हमने क्या किया, बाहर वाले पृष्ठ पे पेंट कर दिया। अब यदि बाहर वाले पृष्ठ पे पेंट कर देंगे तो प्रकाश अंदर वाली सतह पे टकराएगा आकर, बोलो, तो अंदर वाली सतह परावर्तक सतह हो गई, बाहर वाली क्या, पेंट हो गई। अब यहाँ पे अगर हम बात करें सीडी वाले दर्पण में जो काट के बनाए हैं हम, इसमें हमने अंदर वाले पृष्ठ पे पेंट कर दिया, मतलब अब प्रकाश बाहर वाले सतह पे आएगा। बाहर वाली सतह पे क्यों आएगा, क्योंकि बाहर वाली सतह चिकनी है, वही परावर्तन की घटना को करवाएगी। तो अब यहाँ पे गोली दर्पण 2 प्रकार के हो गए। अगर हम बाहर वाली सतह को पेंट करके अंदर वाले भाग को परावर्तक तल बना लें तो उस दर्पण को हम लोग अवतल दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। और यदि हम लोग अंदर वाली सतह पे पेंट कर दें, बाहर वाली सतह को परावर्तक सतह बना लें, तो उस दर्पण को हम लोग उत्तल दर्पण बोलते हैं। मतलब गोली दर्पण 2 प्रकार के हो गए, अवतल और उत्तल। इतनी बातें क्लियर हैं, ठीक है। अब कुछ पद आएंगे गोली दर्पण से संबंधित। सबसे पहला पद है वक्रता केंद्र। क्या, किसी भी दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होता है। मान लो हम उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं भैया बता दो इसका वक्रता केंद्र क्या होगा। तो अभी हमने कहा कि ये अवतल या उत्तल जो दर्पण है गोली, इसको आप एक गोले से काट के बनाए हो, तो उस गोले का कोई ना कोई केंद्र तो होगा ही। तो उस गोले का जो केंद्र होगा वही केंद्र उस दर्पण के लिए क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र। पहली बात। दूसरी बात पूछी जाती है वक्रता त्रिज्या, कैपिटल आर। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, किसी भी दर्पण के लिए, किसी भी गोली दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या वो त्रिज्या होगी जिस गोले से काट के बनाया गया है उसकी त्रिज्या। भाई गोले की त्रिज्या तो होती ही है, तो गोले की त्रिज्या ही उस दर्पण की, उस गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको। इतना लिख लो, फिर इसको हटाते हैं और कई सारे पदे बताने हैं अपने को। तो वक्रता त्रिज्या देख लिए हम लोग, वक्रता केंद्र भी देख लिए, मुख्य अक्ष देख लेते हैं, उससे पहले ध्रुव देख लेते हैं। ध्रुव क्या होगा,
अब सिर्फ दर्पण बना रहे हैं हम लोग, है ना। तो दर्पण, ये जो दर्पण है उसका जो मध्य बिंदु है वो ध्रुव होगा, ध्रुव मतलब पोल मतलब P। अब वक्रता केंद्र अपने को पता है भाई, देखो ये गोला कुछ इस प्रकार बना होगा, अगर गोला कुछ इस प्रकार बना होगा, अगर गोला इस प्रकार बना होगा तो इसका केंद्र तो इधर ही आएगा, केंद्र तो इधर जाएगा नहीं। और अगर केंद्र इधर आएगा तो इधर केंद्र बना दो और केंद्र को आप P से मिला दो, वही हो जाएगा मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष क्या होता है? वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा। मुख्य अक्ष एक रेखा है, ठीक है, जो कैसे मिली है? C और P को मिलाने से। अब एक पद मिलता है फोकस, कैपिटल F। फोकस क्या होता है? तो फोकस की परिभाषा हम दो प्रकार से दे सकते हैं। पहला प्रकार क्या कि अनंत पर अगर वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब जहां पर बनेगा गोली दर्पण के लिए, उसी को हम बोल देंगे मुख्य फोकस। और हम ये जानते हैं कि यदि वस्तु अनंत पर है तो वहां से प्रकाश किरणें समांतर मान लो आपतित, ये समांतर प्रकाश किरणें आपतित माना हमने। अब ये दो हमने बताया कि आपको कि प्रतिबिंब बनाना है तो कम से कम 2 प्रकाश किरणें ले लो, हम लिए कम से कम 2 प्रकाश किरणें। अब ये समांतर प्रकाश किरणें हैं, मतलब आपकी वस्तु अनंत पर है, तो अब अनंत पर स्थित वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा, जिस बिंदु पर बनेगा, उसी को हम लोग फोकस बोल देंगे। मतलब ये परावर्तित होकर इस बिंदु से जाएंगी, ठीक है। तो पहली परिभाषा फोकस की क्या लिखोगे आप कि फोकस वह बिंदु होता है जहां पर अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, पहली बात। दूसरी बात कैसे बोल सकते हो कि जब मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर ही तो आपतित हो रही है प्रकाश किरणें, तो जब समांतर आपतित प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात, ये परावर्तन हो गया परावर्तन इनका, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जाती हुई या जिस बिंदु पे काटती हैं उसी को हम बोल देते हैं फोकस। बात समझ में आ गई? तो फोकस की परिभाषा ऐसे लिख सकते हो आप। एक पद यहाँ पे और पढ़ लो, क्योंकि ये भी आगे हम डेरिवेशन में उसका उपयोग करने वाले हैं, उपाक्षी प्रकाश किरणें। इसको थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करना आप। उपाक्षी किरणें बोल देता हूं मैं सीधा सीधा। और एक होता है पराक्षी प्रकाश किरणें, ठीक है, इसको पैरेक्सियल बोलते हैं इंग्लिश में, पैरेक्सियल रेज, जिसको मार्जिनल या मार्गिनल जो भी पढ़ लो आप, रेज बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे इंग्लिश मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये पराक्षी पैरेक्सियल थोड़ा मिलता जुलता है, तो कंफ्यूज मत होना। पराक्षी अलग है, पैरेक्सियल क्या है? उपाक्षी किरणें। अपने सिलेबस में क्या है? उपाक्षी किरणें। उपाक्षी प्रकाश किरणें वो किरणें होती हैं, उपाक्षी प्रकाश किरणें वो प्रकाश किरणें होती हैं, मैं दर्पण से बाहर तो नहीं जा रहा हूँ, सॉरी बोर्ड से बाहर तो नहीं जा रहा हूँ, सही है। तो उपाक्षी प्रकाश किरणें वो प्रकाश किरणें होंगी जिनके लिए, अब ये दोनों पद पहले लिख लो फिर हम हटा देते हैं। उपाक्षी प्रकाश किरणें वो प्रकाश किरणें होंगी जिनके लिए जो आपतित प्रकाश है ना, ये मुख्य अक्ष होगा अपना। अब अगर ये मुख्य अक्ष है तो उपाक्षी प्रकाश किरणों के लिए जो, अगर मान लो हम समांतर प्रकाश किरणें ले रहे हैं इस पे, तो ये मुख्य अक्ष के बहुत पास होंगी। जो भी समांतर प्रकाश किरणें आप दर्पण पे भेजोगे वो बहुत समीप होंगी, मुख्य अक्ष के एकदम पास में होंगी। आपको लग रहा होगा कि ये तो मैं चलो थोड़ा सा दूर भी बना दिया हूं ताकि आपको दिखे स्पष्ट, वास्तव में इससे भी पास में होंगी। क्यों? क्योंकि आपतन कोण अपने को अति अल्प चाहिएगा, अति अल्प। आपतन कोण क्या होना चाहिए? बहुत छोटा होना चाहिए। तो अब देखो, अगर ये यहाँ एकदम पास में होगा तो अभिलंब ऐसे खींचेंगे और फिर आपतन कोण देखेंगे बहुत छोटा होगा, तभी कंडीशन फुलफिल होगी। मतलब उपाक्षी प्रकाश किरणें ही हम भेजेंगे दर्पण पे, पराक्षी प्रकाश किरणें नहीं भेजेंगे। उपाक्षी क्यों भेजेंगे? क्योंकि ये दर्पण के अति समीप होगी, आपतन कोण बहुत छोटा होगा। बात समझ में आ रही है? और वही कंडीशन चाहिए अपने को दर्पण के लिए, क्योंकि दर्पण का जो द्वारक होगा ना वो बहुत छोटा होगा, यहाँ से द्वारक भी छोटा होगा। द्वारक मतलब समझ लो, जो भी द्वारक मतलब ये जो भी स्थान प्रकाश के आपतन के लिए उपलब्ध है उसको द्वारक बोल देते हैं। बात समझ में आ रही है? तो उपाक्षी प्रकाश किरणें समझ लेना, अपने सिलेबस में उपाक्षी प्रकाश किरणें ही है। अच्छा, यहाँ पे एक दो बातें और छोटी सी समझ लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप किसी भी गोले या वृत्त के लिए, आप जानते हो गोला 3D है, वृत्त 2D है, तो गोले या वृत्त की अगर बात करें तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज मिलती हैं।
तो अब यहाँ पर अगर हम एक बात ये करें आपसे कि किसी भी बिंदु पे आपको अभिलंब खींचना है, ये इसके गोले पर बहुत सारे बिंदु ले लिए हमने, 3 बिंदु ले लिए, ये इसका केंद्र है, ठीक है। और अब हमको अभिलंब खींचना है बिंदु ए पर अभिलंब। तो किसी भी गोले या वृत्त के लिए किसी भी बिंदु पर आप अभिलंब खींचना है तो आप सीधा सी से मिला दो उसको, ये अभिलंब हो गया। ए का अभिलंब क्या हो गया, सी ए, ई का अभिलंब सी ई, और इसका अभिलंब सी बी। अभी हमको अभिलंब की आवश्यकता पड़ेगी, क्यों? क्योंकि अभिलंब और आपतित प्रकाश किरण के बीच का ही कोण आपतन कोण होगा, और अभिलंब और परावर्तित प्रकाश किरण के बीच का कोण क्या होगा, परावर्तन कोण होगा। तो उसके लिए अपने को सी की आवश्यकता पड़ेगी, सॉरी किसकी, अभिलंब की। और अभिलंब होता क्या है, किसी गोले के लिए या वृत्त के लिए जिस भी बिंदु पे आपको अभिलंब चाहिए उसको वक्रता केंद्र, खैर यहाँ दर्पण है वक्रता केंद्र बोलेंगे, गोला है तो टोटल केंद्र बोलो और उसको मिला दो, उस बिंदु को मिला दो तो क्या मिल जाएगा अपने को, अभिलंब। तो अब अगर हम मान लो इस दर्पण के लिए बात करें, इस दर्पण के लिए ये है सी अपना, अब हमको अभिलंब चाहिए किसी भी बिंदु के लिए, तो सबसे पहले प्रकाश तो भेज दो आप, ये हमने प्रकाश भेज दिया, प्रकाश किरण आ गई। अब अभिलंब कहाँ ढूंढना होता है, आपतन बिंदु पर, हमेशा अभिलंब कहाँ चाहिए आपको, आपतन बिंदु पर। इस किरण के लिए आपतन बिंदु ये है, तो अब अगर इस बिंदु को हम ए मान लें तो इस ए का अभिलंब क्या होगा, मतलब इस प्रकाश किरण के लिए अभिलंब क्या होगा, वही बात तो होगी, क्योंकि इस प्रकाश किरण के लिए आपतन बिंदु ए है और अभिलंब चाहिए, तो इसी आपतन बिंदु को आपको काहे से मिलाना पड़ेगा, सी को, क्योंकि एक गोला ही तो है, ये गोली दर्पण एक गोले से ही तो काटा गया है, तो जो गोले के गुण होंगे वो इस गोली दर्पण के भी गुण होंगे। और गोले का गुण कहता है कि भैया अगर अभिलंब चाहिए आपको तो आप उस बिंदु को सी से मिला दो, तो इसको हम सी से मिला देंगे, ये हो जाएगा अपना अभिलंब। तो अब आपको अभिलंब ढूंढने में समस्या नहीं होनी चाहिए। अभिलंब कैसे ढूंढोगे, जिस भी बिंदु पे आपको अभिलंब चाहिए उसको सी से मिला दो, मतलब क्या, वक्रता केंद्र से मिला दो। तो अब ये हो गई आपतित किरण, ये हो गया अभिलंब, इसके बीच का कोण हो गया आपतन कोण, जिसको हम लोग आई बोलते हैं। अब ये परावर्तित भी होगा, ये प्रकाश किरण परावर्तित भी होगी, ये निकल गई। अब ये है परावर्तित और ये है अभिलंब, इनके बीच का कोण क्या हो गया, आर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब अभी हमने आपको पीछे पढ़ाया था फोकस की परिभाषा से कि जब प्रकाश किरण समांतर आपतित होगा तो फोकस से जाएगा, या जहां से भी जाएगा उसको फोकस ही बोलेंगे हम लोग। ठीक है, अभी हम आगे प्रतिबिंब निर्माण के नियम में भी देख लेंगे इस बात को। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो ये कौन सा बिंदु हो गया अपना, एफ, इतना क्लियर है। तो अब सवाल आपकी स्क्रीन पे आ गया कि भैया जी क्या करना है आपको, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध बताना है, या सवाल लिख रहा होगा कि सिद्ध करो फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो हम लोग डेरिवेशन पे आ चुके हैं, हम लोग ये सिद्ध करने वाले हैं कि जो फोकस दूरी है जिसको स्मॉल एफ से लिखते हैं वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अच्छा, हमने वक्रता त्रिज्या बताया, आप लोग को फोकस दूरी नहीं बताया। फोकस दूरी क्या होती है, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी, यहाँ पर ध्रुव होगा, ये है ध्रुव, ये है फोकस, इनके बीच की दूरी ही फोकस दूरी होगी, जिसको स्मॉल एफ से लिखेंगे। छोटे वाले एफ से फोकस दूरी, बड़े वाले एफ से फोकस। इतना क्लियर है। अब हम लोग डेरिवेशन पे आ जाएं, ये डायग्राम बना दें। ठीक है, डायग्राम आप राइट में बनाते हो, हम भी बना देते हैं। चलो, ये प्रकाश किरण समांतर। अब कहोगे सर ये क्या हुआ, मतलब अभी आप कहे पांच-छह प्रकाश किरणें लोगे और जो मुख्य अक्ष के पास में भेजोगे, और इतना दूर क्या भेज रहे हो। मैं इतना दूर इसलिए भेज रहा हूं क्योंकि आपको साफ सुथरा चित्र दिखे, और आपको भी ऐसा ही करना है, और वहां पे लिख जरूर देना है कि ये प्रकाश किरणें जो आपतित प्रकाश किरणें हैं उपाक्षी प्रकाश किरणें हैं। अभी हम लिखेंगे और उसका उपयोग भी करेंगे। तो ये है एक समांतर आपतित प्रकाश किरण, अभिलंब इस बिंदु पे खींचना है, इसको आप इससे मिला दो, मिला दिए, और परावर्तित प्रकाश किरण दिखा दो, दिखा दिए। इस बिंदु को चलो ए मान लो, मान लिए, ये परावर्तित है जो कि एफ से जाएगी, लिख दिए, ये ध्रुव है पी। और इस दर्पण का भी नामकरण कर दो आप। दर्पण का नामकरण कैसे करते हैं, दोनों किनारों पे क्या करना है आपने, दोनों किनारों पे दो बिंदु मान लो, एम एन, आप चाहो तो ABCD कुछ भी मान लो। तो अब आपको लिखना होगा, सब्जेक्टिव पेपर है, आपको पता है ये चीजें लिखनी पड़ेगी। तो अब लिखेंगे क्या और कैसे शुरू करेंगे। तो ये जो डायग्राम बनाया है, चित्र बनाया है आपने, रेखा चित्र बनाया है,
इसी में जो जो किया है आपने उसको लिखना है। क्या लिखना है, चलो शुरू करते हैं। माना एक गोली दर्पण और यहां पर बनाया है आपने अवतल दर्पण, तो आप अवतल दर्पण को भी मेंशन कर सकते हो, लिख दो कि माना एक गोली अवतल दर्पण MN है, जिसका मुख्य अक्ष CP है, जिस पर एक आपतित प्रकाश या उपाक्षीय आपतित प्रकाश किरण, इसका इस प्रकाश किरण का भी नाम दे दो, क्या दोगे, AB, प्रकाश किरण BA दर्पण के बिंदु A पर आपतित होता है, दर्पण पर अभिलंब CA खींचा, यह प्रकाश मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु F से होकर परावर्तित होता है। यही सारी चीजें लिखनी है आपको। क्या क्या लिखा, एक दर्पण माना, आपतित प्रकाश, मुख्य अक्ष, आपतन बिंदु, परावर्तित प्रकाश, अभिलंब, यही सारी चीजें लिखनी है। अब आप आपतन कोण यहाँ पे दिखा दो I, अभिलंब और आपतित प्रकाश किरण के बीच का कोण, दूसरा कोण दिखा दो R। इतना बात समझ में आ गई। अब हम लोग डेरिवेशन पे आ चुके हैं। लिखोगे क्या आप, वही जो अभी हमने बताया वो 2-3 लाइन लिख दिए कि दर्पण है MN, मुख्य अक्ष है CP, आपतित प्रकाश किरण है BA, परावर्तित प्रकाश किरण है AF, आपतन कोण है I, परावर्तन कोण है R। ये सब कुछ लिख दिया जो आपने किया। अब यहाँ पे आप लिखोगे परावर्तन के नियम से, परावर्तन का नियम क्या कहता है, परावर्तन नियम से, परावर्तन नियम क्या कहता है भैया, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, मतलब ये I इस R के होगा बराबर, इसको समीकरण 1 मान सकते हो आप। अब हम लोग डेरिवेशन पे आ गए हैं, उसको आपको ये सारी टर्मिनोलॉजी आपको याद रखने हैं, सारे स्टेप याद रखने हैं। याद कैसे रखते हैं, डेरिवेशन ये जो रेखा चित्र है इसके माध्यम से याद करना बड़ा आसान हो जाएगा आपको, ठीक है। तो अब देखो, पहला परावर्तन के नियम से ही पहला समीकरण ये लिख दिया हमने। अब एक चीज आप जानते हो क्या, एकांतर कोण नियम पढ़ा है आपने, एकांतर कोण नियम क्या कहता है, एकांतर कोण नियम कहता है कि यदि दो प्रकाश किरणें समांतर हैं, चलो यहीं पे बना देते हैं, दो प्रकाश किरणें समांतर हैं और एक तिर्यक रेखा उनको काट रही है, तो जो एकांतर कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये एकांतर के बराबर ये होगा। ये याद आ रहा है ना आपको। तो अब देखो, अगर थोड़ा ध्यान से देखो आप, तो ये BA ये मुख्य अक्ष के समांतर ही तो है, मतलब BA रेखा और CP रेखा एक दूसरे के समांतर हैं। और अगर हम इस CA की बात करें, इसको हमने CA बोल दिया, ये था अपना B और ये है अपना, ये आगे इस साइड में है P, तो ये CP हो गई, ये BA हो गया और ये तिर्यक रेखा हो गई। तो ये वाला कोण यहाँ I था, ये वाला कोण देखो ये, तो ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण, ये भी I हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एकांतर नियम ही यही कहता है कि भैया एकांतर कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। मतलब एकांतर कोण नियम से आपको ये समझ में आ गया कि ये अगर I है तो ये भी I होगा, भैया ये I तो ये भी I, ये एकांतर नियम कहता है। बात समझ में आ गई। इसको आपको लैंग्वेज के रूप में कोण को कैसे लिखोगे कि कोण BAC बराबर होगा कोण FCA के या PCA के, यही लिखना है आपको। समझ में आ गया एकांतर कोण नियम। तो यहां से आप क्या लिखोगे, कोण BAC बराबर होगा कोण FCA के। ये कोण अपने को I पता है, तो ये FCA भी किसके बराबर हो जाएगा, I के। ये समीकरण दूसरा हो गया। आगे बढ़े, अब देखो यहां पे आप कि अगर इन दो समीकरणों की बात करें हम लोग, तो इसका LHS बराबर है, समीकरण 1 और 2 से दोनों का LHS बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो RHS भी बराबर होगा। मतलब यहां से हम बोल सकते हैं 1 व 2 से, 1 व 2 से आप मतलब पूरा लिखना, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, ये वाला कोण R के बराबर हो जाएगा, मतलब कोण FCA बराबर किसके हो जाएगा, R। इसको समीकरण 3 मान लो आप ऐसे भी बोल सकते हो ना, परावर्तन नियम से भी तो बोल सकते हो कि इस, ये अगर I हो गया तो ये I है, ये R है, ये भी आपस में बराबर होंगे क्योंकि I बराबर R, परावर्तन नियम से। या फिर आप ऐसे बोल दो, इन दोनों की तुलना से बोल दो
इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अपने को ये कोण भी आर पता चल गया, चलो आर ही लिख देते हैं, आर या आई एक ही बात है क्योंकि दोनों आपस में बराबर हैं। अब हमको देखो एक नियम और भी लग रहा है यहाँ पे, आपने पढ़ा होगा कि किसी भी, इसको कॉपी कर लो ताकि हटा दे, किसी भी त्रिभुज के लिए यदि कोण बराबर हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं, ये है त्रिभुज नियम। ठीक है, त्रिभुज नियम से, त्रिभुज नियम क्या कहता है, चलो यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं पहले। अगर ये कोण आर है, ये कोण भी आर है, तो अगर कोई भी दो कोण बराबर हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी। अब सम्मुख भुजा मतलब क्या, इस कोण के सामने वाली भुजा ढूंढो, ये वाली भुजा, और इस कोण के सामने वाली भुजा ढूंढो, ये वाली भुजा। मतलब अगर इसको हम ए मान लें, इस भुजा को बी मान लें, तो ये ए और बी आपस में हो जाएंगी बराबर। क्यों बराबर हो जाएंगी? क्योंकि ये कोण है बराबर, ये त्रिभुज नियम कहता है। इतनी बात समझ में आ गई? सम्मुख भुजा ढूंढ लोगे आप, सम्मुख भुजा यदि सामने से नहीं ढूंढ पा रहे हो तो ऐसे भी ढूंढ लो। मान लो इस कोण के लिए आपको सम्मुख भुजा ढूंढनी है, तो कैसे ढूंढोगे? देखो ये दो भुजाओं से बना है ये कोण, भाई दो रेखाओं से, दो भुजाओं से मिलकर बनेगा कोण, तो जो तीसरी भुजा बच जाएगी त्रिभुज की, उस कोण के लिए वही सम्मुख भुजा। अब इसकी बात करें तो ये वाला कोण इससे और इससे मिलकर बना है, तो जो तीसरी भुजा बच गई वही हो गई सम्मुख भुजा। तो हमको ढूंढना तो इस त्रिभुज में है ना, तो इसके सम्मुख वाली भुजा ये हो जाएगी। देखो इस भुजा और इस भुजा से बना है, तो इस वाले त्रिभुज ACF के लिए ये सम्मुख भुजा हो गई। इसी प्रकार इस वाले त्रिभुज के लिए, इस कोण के लिए ये वाली सम्मुख भुजा हो गई। बात समझ में आ गई? वही चीज लिखना है अपने को। तो त्रिभुज नियम क्या कहता है उसको भी लिख दो आप, लिखना चाहो तो, है ना, जितना ज्यादा लिखोगे अच्छा है, स्टेप मार्किंग भी तो होती है। आप लिखोगे त्रिभुज ACF में कोण ये वाला और ये वाला, इसका नाम दे दो कोण ACF, तथा कोण इसका नाम क्या दोगे, CAF दे दो। CAF बराबर है, अगर ये दोनों बराबर हैं अतः इनकी सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी, ये लिख दो, अतः इनकी सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है, ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया इसलिए इस पर थोड़ा ज्यादा समय ले रहे हैं, हम आराम से समझा रहे हैं। तो अब अगर इनकी सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी तो इसके सम्मुख भुजा ये है CF और इसके सम्मुख भुजा AF है, तो हम बोल सकते हैं कि भैया जो AF है वो CF के बराबर होगा। इसको कोई समीकरण मान लो, मानना चाहो तो। बात समझ में आ गई आपको? अब देखो यहाँ पे ये वाली भुजा इसके बराबर हो गई। आगे बढ़े, अब हम यूज लेंगे वही उपाक्षी वाला कॉन्सेप्ट, इसमें कॉपी कर लो फिर हटाते हैं। अब चूंकि हम पहले ही बोल चुके हैं कि अपने सिलेबस में ही उपाक्षी प्रकाश किरण है, तो ये जो आपतित प्रकाश किरण है ना BA, ये आपतित प्रकाश किरण BA उपाक्षी प्रकाश किरण है। मतलब ये जो दर्पण के बहुत ही समीप में, इसके मुख्य अक्ष के एकदम पास से गया है, और यदि ये मुख्य अक्ष के पास से गया होगा मतलब ये A बिंदु P के बहुत समीप होगा। बोलो, अगर CP के ये समांतर है, एकदम पास में जाएगी तो ऐसे ही तो जाएगी, और ये A वाला बिंदु P के बहुत समीप होगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पे क्या बोलेंगे, क्योंकि BA आपतित प्रकाश किरण, मैं बोल रहा हूं लिख लो, BA आपतित प्रकाश किरण कैसा है, उपाक्षी प्रकाश किरण है। प्रकाश किरण आपतित है, इसलिए क्या बोलोगे आप, जो बिंदु A है वो P के एकदम पास में है, बिंदु A P के अति समीप है। बात समझ में आ गई आपको? हम A को P के अति समीप काहे बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो आपतित प्रकाश किरण BA है ये मुख्य अक्ष के एकदम पास से जाएगी। क्यों? क्योंकि ये उपाक्षी प्रकाश किरणें हैं। अब अगर ये एकदम पास में जाएगी तो A वाला बिंदु P के पास में हो ही जाएगा। तो अब हमको ये बताओ, थोड़ा यहाँ पे डायग्राम में देखो, अगर ये A जो है P के एकदम पास में होगा तो इस F को मिलाओ इस A से, मिला दिए, ये लो, तो
अब देखने से ही आपको लग रहा होगा, क्योंकि ए तो चलो हम इतना दूर बना दिए और पास में होगा, एकदम पास में, जितना संभव हो सके उतना पास में ले लो। तो अगर जितना संभव है उतना पास में लेंगे तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि एफ ए की दूरी जो होगी एफ पी के दूरी के बराबर हो जाएगी। अपना मेन काम क्या था? अपना मेन काम ये सिद्ध करना था कि ये जो एफ ए दूरी है एफ पी दूरी के बराबर है, इसीलिए ये पूरा पंचायत किए हैं। काहे किए हैं? क्योंकि हमको ये सिद्ध करना है कि ये जो एफ ए है एफ पी के बराबर है। बात समझ में आ गई? इसके लिए हम ये बताया कि देखो ये उपाक्षी है तो ये ए जो है पी के समीप हो जाएगा, तो इस एफ को एफ ए को एफ पी के बराबर मान लेंगे हम। बात समझ में आ गई? तो वही लाइन यहाँ पे लिख देंगे। इसलिए ये जो ए एफ या एफ ए है वो पी एफ या एफ पी के बराबर हो जाएगा। इसको समीकरण आप मान लो 5। बात समझ में आ गई? अब देखो अगर इन दोनों समीकरणों की तुलना करें हम लोग 4 और 5 की, तो यहां से इसका LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। पॉज करके कॉपी करते लिया करो। अब यहां पर हम लोग 4 व 5 से क्या बोल सकते हैं? समीकरण 4 व 5 से क्या बोल सकते हैं? यार उसको हटा दिया हमने, CF था ना, ये जो PF है वो CF के बराबर हो जाएगा, क्योंकि CF के बराबर ही तो FA लाए थे हम लोग पहले चौथे समीकरण में, और यहाँ FA को FP के बराबर कर दिए, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए, मतलब CF PF के बराबर हो गए। इतनी बात समझ में आई? अब थोड़ा सोचो आप कि अगर ये CF है ये PF है, ये दोनों बराबर हो गया, ऐसे समझो ये C है ये F है ये P है, अगर ये X तो ये X, ये Y तो ये Y, बराबर होने का मतलब क्या है? दोनों बराबर हो गए ना। तो अगर ये 5 तो ये 5, तो ये पूरा कितना हो जाएगा? इसका दूना हो जाएगा, इसका दूना हो जाएगा। मतलब समझ में आ रहा है? अगर ये 5 तो ये 5, तो पूरा 10, तो 10 क्या हो गया? इसका और इसका दोनों का दुगुना हो गया। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं अतः कि जो CP होगा वो CF का 2 into CF होगा या फिर 2 into FP होगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको? क्योंकि ये दोनों बराबर है तो ये पूरा जो है इन दोनों का दूना हो जाएगा। अब देख लो किसकी आवश्यकता है आपको। ये जो CP है ये क्या है? CP ही तो वक्रता त्रिज्या है। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी। CP क्या है? कैपिटल R। ये 2 into CF क्या है? CF को अपने को बेसिक स्टैंडर्ड मान तो पता ही नहीं है CF क्या है, वक्रता केंद्र और इसके बीच की दूरी, तो इसको हटा दो। 2 into FP, चलो अभी एक लाइन ये लिख देते हैं। तो यहां से आप बोल सकते हो ना R इज इक्वल टू 2 into FP क्या है? फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी, यही तो फोकस दूरी होता है। मिल गया ना अपने को? कर लो कॉपी। कर लिया? अब मतलब ये जो वक्रता त्रिज्या है R इज इक्वल टू 2 into फोकस दूरी। कॉपी कर लिया? सिद्ध कर दिए हम लोग। अपने को सिद्ध करना था फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी है, तो इसको यहाँ पे पक्षांतरण कर दो तो F बराबर कितना मिलेगा? R/2। यहाँ से आप एक चीज का ऐसे भी लिख दो, चलो कि जो फोकस दूरी है, फोकस दूरी वो है वक्रता त्रिज्या बटा 2। यही सिद्ध करना था अपने। ठीक है, तो इस डेरिवेशन को आप अच्छे से समझ लेना, इसकी प्रैक्टिस कर लेना, ये बोर्ड में गया है पूछा। अब हम आगे बढ़ जाएं। क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब हम यही फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या इनसे संबंधित जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको भी देख लेते हैं। कह रहा है मुख्य फोकस बिंदु की इकाई बताओ। मुख्य फोकस बिंदु किसकी इकाई बता रहे हैं? पूछ रहा है फोकस बिंदु की इकाई। ये है अपना फोकस बिंदु F। फोकस बिंदु क्या है? F। तो अब देखो ये फोकस दूरी जो है, फोकस दूरी है, दूरी, तो दूरी का जो मात्रक होगा वही फोकस दूरी का मात्रक होगा, वही मुख्य फोकस का मात्रक हो जाएगा। तो आंसर क्या है आपका? कौन सा क्वेश्चन था?
मुख्य फोकस की बात कर रहे हैं ना, तो इसका आंसर मीटर हो जाएगा, पहला विकल्प मीटर हो जाएगा। देखो दूसरा विकल्प क्या कह रहा है, वर्ग मीटर। वर्ग मीटर का मतलब क्या होता है, मीटर स्क्वायर, है ना, मतलब मीटर इंटू मीटर, तो गलत हो जाएगा। तीसरा है प्रति मीटर, प्रति मीटर का मतलब क्या होता है, 1/मीटर, ये भी गलत हो गया। तो आपका पहला विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन क्या कहो, वक्रता त्रिज्या का मात्रक। वक्रता त्रिज्या जो है ये भी तो एक दूरी है, मतलब दूरी का जो मात्रक होगा वही वक्रता त्रिज्या का मात्रक होगा। तो विकल्प देख लो, पहला विकल्प कह रहा है मीटर, सही बात है, दूरी का मात्रक मीटर होता है। दूसरा विकल्प सेंटीमीटर, सेंटीमीटर भी तो मात्रक है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। और फिर कह रहा है मिलीमीटर, ये भी तो मात्रक है दूरी का। और चौथा विकल्प इनमें से सभी। तो आपका आंसर क्या है, डी, इनमें से सभी, क्योंकि मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर ये सारे ही दूरी के मात्रक हैं, मतलब वक्रता त्रिज्या के मात्रक हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी बताना है आपको। वक्रता त्रिज्या आपको दी गई है 20 सेंटीमीटर। देखो अभी जो आपने फॉर्मूला लिखा है ना, F = R/2, यहाँ पे F और R के मान आप चिन्ह सहित रखना, ठीक है। अभी चिन्ह कैसे देखेंगे, देखो अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी, अभी चिन्ह परिपाटी आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, चलो फिर भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं यहाँ पे जल्दी से। चिन्ह परिपाटी आप जानते हो, नहीं जानते तो भी आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। चिन्ह परिपाटी कहती है कि आपतित प्रकाश किरण की दिशा में जो दूरी है वो धनात्मक मानी जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर वक्रता त्रिज्या की बात कर रहा है, फोकस दूरी की बात कर रहा है, तो प्रकाश तो इस साइड से आपतित होगा हमेशा ही, क्योंकि परावर्तक सतह तो यही है। इधर से अगर हम प्रकाश आपतित करवा देंगे तो उसका फायदा क्या है, ये तो पॉलिश किया गया है ना, तो प्रकाश तो आपतित इस ओर से होगा, और इसी दिशा में अगर हम चलेंगे तो दूरी होगी धनात्मक, ये कहता है चिन्ह परिपाटी। तो अब देखो हमको दूरी नापने के लिए ध्रुव पे खड़ा होना है, दूरी नापने के लिए, चाहे इस क्वेश्चन को छोड़ के आप अगली हेडिंग अभी लिख लो, चिन्ह परिपाटी। एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे से, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आता हूँ, है ना, क्योंकि पढ़ाना है ही, बार बार पढ़ाएंगे टाइम ज्यादा लगेगा, एक बार ही पढ़ लेते हैं। चिन्ह परिपाटी, ठीक है। चिन्ह परिपाटी क्या होता है, अभी उस क्वेश्चन को छोड़ के चिन्ह परिपाटी पे आ जाए, एक्सप्लेन अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद उस पे आते हैं, क्योंकि चिन्ह परिपाटी पढ़ना ही है। तो अब देखो चिन्ह परिपाटी कुछ नियम कहता है। पहला नियम कहता है प्रकाश बाएं से दाएं भेजो, आपकी इच्छा कहीं से भेजो, आप भेजोगे तो परावर्तक तल की ओर ही भेजोगे ना, पॉलिश वाले भाग में तो भेजोगे नहीं, आपकी इच्छा चाहे जहां से प्रकाश भेजो। हालांकि नियम जरूर कहता है, नियम नहीं है, कहता है कोशिश करो प्रकाश बाएं से दाईं ओर भेजो, ठीक है। ये बाईं से दाईं ओर भेज दिए, अभी हम पलट भी देंगे, ठीक है। फिर कहता है कि मुख्य जो दूरी है वो ध्रुव से नापी जाती है। दूसरा नियम लिख लो कि दूरी सदैव ध्रुव से नापी जाती है, दूरी सदैव P से नापी जाती है, नापी या मापी जो भी बोलो आप, P से नापी जाती है। तीसरा नियम क्या कहेगा भैया, कि आपतित प्रकाश किरण की दिशा में नापी गई दूरी धनात्मक होगी, और आपतित प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में नापी गई दूरी ऋणात्मक होगी। तो ये आपतित प्रकाश की अगर दिशा में नापोगे दूरी तो वो धनात्मक होगी, और यदि विपरीत दिशा में नापोगे तो वो दूरी क्या हो जाएगी, ऋणात्मक। अभी सब मतलब हम समझाएंगे। एक नियम कहता है कि मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी क्या होगी, धनात्मक, और नीचे की दूरी क्या होगी, ऋणात्मक। ये चिन्ह परिपाटी है। आ जाते हैं इसको समझते हैं। अब अगर हम बात करें अवतल दर्पण की, यहाँ अवतल दर्पण ही बना है, तो इतना तो आपको समझ में आ गया कि प्रकाश तो हमेशा परावर्तक तल पे ही डालना है। मतलब इस स्थिति में अगर ये डायग्राम हमने बनाया है तो प्रकाश आप इधर से ही डालोगे, तभी तो इस भाग पे पड़ेगा और परावर्तन होगा। इस भाग से प्रकाश डालोगे, पॉलिश वाला भाग है, परावर्तन होगा ही नहीं, तो क्या फायदा है। बात समझ में आई। ऐसा है, हम दोनों स्थिति देखा देते हैं। ये जो बाएं से दाएं, दाएं से बाएं कंफ्यूजन है ना, इसके लिए मैं तो सीधा बोलता हूँ आपकी इच्छा जहां से है
उस साइड से आप प्रकाश डालो, बाएं से दाएं डालो या दाएं से बाएं, आपकी इच्छा है। अब देखो यहां तो प्रकाश हम बाएं से दाएं ही डालेंगे, लेकिन अगर हम एक अवतल दर्पण ऐसे बना दें, बाहर वाले को पेंट कर दें, तभी तो बनेगा अवतल दर्पण। अब इसका वक्रता केंद्र, फोकस सभी साइड में हो जाएगा। अब देखो, अब प्रकाश क्या इधर से डालने से कुछ फायदा होगा? नहीं होगा भाई, ये तो परावर्तक तल है ही नहीं, पालिश वाला भाग है, परावर्तन होगा नहीं, तो क्या फायदा होगा? तो अब प्रकाश आपको इस साइड में डालना पड़ेगा, यहां से, मतलब दाएं से बाएं डाल रहे हो तो आप प्रकाश बाएं से दाएं डालो या दाएं से बाएं डालो, आप ये तो समझते ही हो कि प्रकाश हमेशा परावर्तक तल पर ही जाएगा। पालिश वाले भाग में जाएगा तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि परावर्तन नहीं होगा। आ जाओ इधर, कह रहा है दूरी सदैव पी से नापनी है। तो आपको कोई भी दूरी, अभी दर्पण सूत्र भी हम लोग पढ़ेंगे, तो वहां पे कोई भी दूरी नापना हो या किसी भी दूरी का चिन्ह देखना हो तो आप कहाँ खड़े हो जाओगे? पी पे। किसी भी दूरी का आपको चिन्ह देखना है या फिर उस दूरी को नापना है तो कहां पे खड़े होगे? ध्रुव पे खड़े हो गए। अब कह रहा है आपतित प्रकाश की दिशा में यदि आप चलोगे दूरी नापने तो वो धनात्मक होगी, और विपरीत दिशा में नापने चलोगे तो दूरी ऋणात्मक होगी। अब अगर हम इस दिशा में चल रहे हैं, क्योंकि यही दिशा है प्रकाश के आपतन की, तो अगर हम इस दिशा में चलेंगे तो धनात्मक हो जाएगी, और इस दिशा में चलेंगे तो ऋणात्मक हो जाएगी। मान लो हमको वक्रता त्रिज्या नापना है, वक्रता त्रिज्या इसके लिए या इधर होगी, तो अब वक्रता त्रिज्या नापने के लिए क्या, वक्रता त्रिज्या की परिभाषा है सी और पी के बीच की दूरी, इनको मिला दो, मिला दिया। अब दूरी नापने के लिए आपको इधर चलना पड़ेगा ना, क्योंकि खड़ा कहाँ होना है? हमेशा पी पे खड़ा होना है। पी पे खड़ा हो गए, अब चलो सी की ओर, तो आपको ये दिशा मिलेगी। आपतित प्रकाश की ये दिशा, आपके चलने की दिशा ये हो गई ना विपरीत, विपरीत हो गई मतलब नेगेटिव हो जाएगी। तो अवतल दर्पण के लिए अगर हम आर की बात करें तो आर कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। आर क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। अब अगर हम फोकस दूरी नापने, फोकस दूरी क्या होता है? एफ और पी के बीच की दूरी, तो एफ और पी को मिला दिया, मिला दिया। अब दूरी नापने के लिए पी पे खड़े हो जाओ, खड़ा हो गया। अब चलो इस साइड में, ये दूरी नापनी है आपको ये दूरी नापनी है। खड़ा कहाँ होना है? इस बिंदु पे, तो ये पूरी दूरी नापना है तो इधर ही तो चलोगे, इधर चल दिया, तो ये दूरी कैसे हो गई? ये प्रकाश आपतित इस दिशा में, आपतित प्रकाश इस दिशा में, आप चल रहे हो इस दिशा में, विपरीत हो गया, विपरीत के लिए माइनस, तो एफ भी कैसा हो गया? नेगेटिव। मतलब आप सबको समझ में आ रहा होगा, अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों क्या होते हैं? ऋणात्मक। आप ये याद रख लो कि अवतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी दोनों क्या होंगे? ऋणात्मक। आपको ऐसा इसको भी दिखा दो, यहाँ पे हम प्रकाश दाएं से बाएं ओर डाले, चलो दूरी नापने के लिए ध्रुव पे खड़े हो गए। अब हमको नापना है क्या? वक्रता त्रिज्या, सी से मिलाया। अब दूरी नापने के लिए पी पे खड़े होंगे, सी की ओर जाएंगे तभी तो ये दूरी नापेंगे, मतलब इस ओर चल रहे हैं ना। देखो प्रकाश आपतित हो रहा है इस ओर, हम दूरी नापने चल रहे हैं इस ओर, विपरीत दिशा हो गई ना, मतलब आर यहां भी क्या हो गया? नेगेटिव। अब अगर हम बात करें फोकस दूरी की, तो एफ को पी से मिलाओ और खड़े हो जाओ पी पे, दूरी नापना है, पी पे खड़े हो जाओ और इस दिशा में चलोगे तभी दूरी मिलेगी आपको। और आपतित प्रकाश इस दिशा में, दूरी इस दिशा में, एफ भी क्या हो गया? नेगेटिव। तो आप प्रकाश किसी भी दिशा से डालो, बाएं से दाएं या दाएं से बाएं, आपको ये ध्यान रखना है कि परावर्तक तल पर ही डालोगे प्रकाश, पहली बात। दूसरी बात, दूरी नापने के लिए आप पी पे खड़े हो जाओ, फिर देखो आप किस साइड में आपको चलना है। समझ में आ गई बात? अगला नियम कहता है कि ऊपर वाली मुख्य अक्ष ये है, मुख्य अक्ष के ऊपर यदि दूरी नापना हो तो उसको धनात्मक लिखो। क्योंकि अभी हमने आपको बताया था आवर्धित वस्तु ही लेंगे, किसी लंबाई की, मान लो ये वस्तु ले लिए इसी, अब इस वस्तु की लंबाई आपको ये बताना होगा धनात्मक है कि ऋणात्मक। तो ये मुख्य अक्ष के ऊपर है तो धनात्मक बोल दो, अगर मुख्य अक्ष के नीचे ऋणात्मक, बात समझ में आ गई? चलो ये कॉपी कर लो, एक छोटा सा क्वेश्चन में एक बना देता हूँ, आपको बस चिन्ह बताने हैं, है ना। चिन्ह परिपाटी अच्छे से समझ लेना, क्योंकि इसका उपयोग बहुत ही ज्यादा है, आगे लेंस में भी है, हर जगह है, पहली बात। दूसरी बात की इसमें मिस्टेक बहुत होती है, और चिन्ह के आधार पे ही बहुत सारी चीजें हम बताते भी हैं। क्योंकि अभी हम आगे जब दर्पण सूत्र पढ़ेंगे
वहां से अपने को प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति सब बतानी होगी। तो हम माइनस चिन्ह देखकर प्लस चिन्ह देखकर भी उसके स्थिति प्रकृति पे कमेंट कर सकते हैं। तो इसलिए आपको चिन्ह देखना बनना चाहिए। ये P है। अब यहाँ पे हम बहुत सारे बिंदु ले रहे हैं, इसको A ले लिया, B ले लिया, C ले लिया, D ले लिया, E ले लिया, E के बाद F ही तो आता है, F के बाद G आता है। तो अभी आपको इन दूरियों के चिन्ह बताना है, बस क्या करना है, चिन्ह बताना है। ये डायग्राम बनाओ। डायग्राम बना लिए। चलो कौन सी दूरी, पी ए का चिन्ह बता दो, पी ए बोले, ए पी बोले, बीपी का चिन्ह बता दो, सीपी का बता दो, डीपी का बता दो, ईपी का बता दो। इनका चिन्ह बताना है आपको, धनात्मक होगा इन दूरियों का चिन्ह। एफ बी बता दो, डीजी बता दो, इनका चिन्ह बताना है आपको। जल्दी बता दो, बच्चों वाला काम है। आप इतना तो समझ में आ गया आपको कि ये है ध्रुव, ये है मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष पर ही दूरी नापोगे आप, या मुख्य अक्ष के ऊपर और नीचे नापोगे। तो अब दूरी बताने के लिए, चिन्ह बताने के लिए कहाँ खड़े हो जाओगे, ध्रुव पे खड़े हो गए। एक चीज और आपको, हमने आपतित प्रकाश किरण की दिशा नहीं बताई, लेकिन फिर भी आप तो इतने समझदार हो, क्योंकि ये तो है पॉलिश वाला भाग, तो इस साइड में तो प्रकाश भेजेंगे नहीं, अगर भेजेंगे भी तो कोई फायदा नहीं है, मतलब प्रकाश तो इसी दिशा में आपतित होगा। तो आपतित प्रकाश की दिशा भी आपको पता चल गई, आपतित प्रकाश की दिशा इस दिशा में है। एपी बताना है, ए और पी को मिला दिया, ए और पी को मिला दिया। अब ए और पी को मिला दिया, दूरी नापने के लिए पी पे खड़े हो जाओ, ए की ओर चलो, ए की ओर चलोगे तभी तो ये दूरी नाप पाओगे आप। यहाँ खड़े हो गए, चले कुछ दूर, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर नापोगे तभी तो, इसी ओर चलोगे तभी तो नापोगे। तो ये दूरी इस दिशा में चल रहे हो आप, आपतित प्रकाश से इस दिशा में, विपरीत दिशा हो गई ना, तो एपी कैसा हो गया, नेगेटिव। इसी प्रकार बीपी को नापना है तो इसी दिशा में चलना पड़ेगा, आपतित प्रकाश इस दिशा में है, विपरीत दिशा हो गई, ये भी नेगेटिव। सी से दूरी नापनी है, आप चल रहे हो इस दिशा में, आपतित प्रकाश इस दिशा में, विपरीत हो गया, नेगेटिव। डी से दूरी नापनी है, डीपी को मिला दिया। अब डी से पी की दूरी नापना है, पी पे खड़े हो जाओ। अब ये दूरी नापने के लिए इसी साइड में तो चलोगे, 1 2 3 4 मीटर ऐसे नापते चले जाओगे, इसी दिशा में चलोगे, इस दिशा में तो चलोगे नहीं, इस दिशा में चलोगे तो ये दूरी कैसे नाप पाओगे, इस दूरी नापने के लिए इस दिशा में चलना पड़ेगा, और खड़े हो जाओ पी से, मतलब शुरू करना है पी से, तो इस दिशा में चल रहे हो, आपतित प्रकाश की दिशा भी यही है, चल भी इसी दिशा में रहे हो, एक ही वही दिशा है, तो ये कैसा हो गया, धनात्मक। इसी प्रकार ई की बात करें तो इसी दिशा में चलोगे ना, हो गया धनात्मक। अब एफ बी क्या है, एफ बी मुख्य अक्ष के ऊपर है, तो मुख्य अक्ष के ऊपर धनात्मक, और डीजी मुख्य अक्ष के नीचे है, मुख्य अक्ष के नीचे ऋणात्मक। इसको लिख लो, कॉपी कर लो, अच्छे से समझ लो, है ना। तो अब यहां से आप बड़ी अच्छे तरीके से ये बता सकते हो चिन्ह परिपाटी का उपयोग करके, ठीक है। अब इसको मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, इसको डिटेल में इसलिए यहीं पे बता दिए, बार बार ना बताना। अब अपने क्वेश्चन पे लौट आते हैं। क्वेश्चन कह रहा था भैया अवतल दर्पण है, उसकी वक्रता त्रिज्या दी गई है आर दी गई है 20, अवतल दर्पण है अपना, अवतल दर्पण के लिए कैपिटल आर आपको दिया है 20 सेंटीमीटर, और स्मॉल एफ पूछा है, मतलब फोकस दूरी पूछा है, ठीक है। तो आप एफ का फॉर्मूला जानते हो, एफ बराबर आर बाई 2, 20/2 मतलब 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ये तो कैलकुलेशन कर लिया आपने। अब विकल्प देखो, चूंकि आप ये तो जानते हो, अभी मैंने बोला भी कि इस फॉर्मूले में आप मान रखोगे चिन्ह सहित, मतलब f का मान जो है वो -10 आया है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में r और f दोनों नेगेटिव होते हैं, ये आपको पता है, याद है। अब अगर विकल्प देखो आप, तो विकल्प में दिया गया है प्लस का 10 सेंटीमीटर, माइनस वाला विकल्प दिया ही नहीं गया है।
पहले विकल्प में 5, दूसरे में 10, तीसरे में 15, चौथे में 20। देख लो -10 नहीं दिया गया है। तो अब यहाँ पे आपको क्या सोचना है कि अगर अवतल दर्पण के लिए पूछा, मतलब माइनस में मान आ रहा है और विकल्प में माइनस नहीं है, तो आप समझना कि वो फोकस दूरी का परिमाण पूछ रहा है, इसलिए आपका विकल्प बी सही हो जाएगा, +10 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके दिमाग में ये बात आ सकती है, विकल्प देखोगे कि भैया फोकस दूरी तो यार माइनस होगी अवतल दर्पण की, लेकिन विकल्प में माइनस तो दिया नहीं है, तो हो सकता है आपके दिमाग में आए कि ये क्वेश्चन गलत है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वो आपका आंसर माइनस आ रहा है, अवतल दर्पण है, विकल्प में माइनस नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन में वो दूरी पूछ रहा है। दूरी मतलब परिमाण, क्योंकि आप ये जानते भी हो, जब आप 9th में आपने पढ़ा था, दूरी क्या होगी? सदैव धनात्मक होगी। दूरी विस्थापन याद है ना आपको? विस्थापन क्या था? क्योंकि विस्थापन एक सदिश राशि था, तो ऋणात्मक धनात्मक। दूरी अदिश राशि है, उसके लिए सदैव धनात्मक लेते हैं। ये 9th में पढ़ा था आपने, 11th में भी पढ़ोगे। लेकिन यहाँ के लिए हम बात करें तो f का मान कभी कभी आपको माइनस में लेना पड़ेगा, कभी कभी प्लस में लेना पड़ेगा। तो आप माइनस में आपका आंसर आ रहा है तो प्लस में भी ले सकते हो। क्यों? क्योंकि वहां पे वो परिमाण की बात कर रहा है। अभी एक क्वेश्चन हम लेंगे, वो उत्तल दर्पण का होगा, तो आपको चीजें और क्लियर होंगी। पहले इसको कॉपी कर लो। इसका आंसर कितना है अपना? 10 सेंटीमीटर। अगर यही क्वेश्चन अति लघु का होता या लघु का होता तो आप ये -10 सेंटीमीटर लिख सकते थे, क्योंकि वहां पे आपको डिसाइड करना है। वो नीचे आप लिख भी दोगे, ये माइनस चिन्ह किसके कारण है? क्योंकि ये अवतल दर्पण की फोकस दूरी है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, वो आपके हाथ में है। तो वहां आप कमेंट नीचे कर सकते हो कि भैया लिख दो आप कि ये माइनस चिन्ह क्या दर्शाता है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। बात समझ में आई? अगला क्वेश्चन लिखो तो ज्यादा क्लियर होगा जो मैं कहना चाह रहा हूं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, उस उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या बताओ जिसकी फोकस दूरी +10 सेंटीमीटर। फोकस दूरी इस बार दी गई है, दर्पण है उत्तल, फोकस दूरी दी गई है +10 और R निकालना है। फोकस दूरी है +10 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या आपको निकालना है। दर्पण कौन सा है? उत्तल दर्पण। देखो सवाल में भी देखो, चाहता तो वो सिर्फ प्लस, ये +10 लिखो या सिर्फ 10 लिख दो, एक ही बात तो है। लेकिन सवाल में वो +10 लिखा है ना, थोड़ा उसको हाईलाइट किया ताकि आप ये समझ जाओ उत्तल दर्पण है। शब्द भी तो लिखा है वो उत्तल दर्पण है ना। अब देखो, अब अगर हम फॉर्मूला लगाएं R = 2F, R = 2F, तो 2 × 10 कितना होता है? 20। अब R का वैल्यू तो यहां से प्लस का 20 आना चाहिए ना, बोल लो। क्यों? क्योंकि भैया दर्पण कौन सा है? उत्तल दर्पण, और उत्तल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या क्या होगी? धनात्मक। अब यदि आप विकल्प देखो तो मजा आए आपको। देखो विकल्प, देख रहे हो? पहले विकल्प में +5 सेंटीमीटर, दूसरे में +10 सेंटीमीटर, तीसरा विकल्प थोड़ा ध्यान से देखो -20 सेंटीमीटर, और चौथे में है 30 सेंटीमीटर। मतलब +20 सेंटीमीटर तो कहीं दिया ही नहीं गया है। दिया गया था वक्रता त्रिज्या निकालनी है, फोकस दूरी दी गई थी, है ना। ऐसा तो है नहीं कि मैंने क्वेश्चन गलत लिखा है, क्वेश्चन मैंने सही लिखा है। अब अगर हम विकल्प देखें तो विकल्प में +20 सेंटीमीटर तो है ही नहीं, हाँ -20 सेंटीमीटर जरूर दिया गया है। तो अब यहाँ पे एक डाउट आपके मन में आ सकता है कि क्या -10 सेंटीमीटर सही कर दें? अभी हमने पीछे हमारा आंसर आ रहा था माइनस का, विकल्प में था प्लस पीछे वाले सवाल में, इसीलिए इन दोनों सवाल को हम क्रम से रखे हैं ताकि आपको थोड़ा समझा सके। अपना आंसर आ रहा था माइनस का, विकल्प में माइनस था नहीं प्लस था, तो हमने उसको सही कर दिया, उस प्लस वाले को, और बोला क्या कि अच्छा यहाँ शायद परिमाण की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? परिमाण की। अब क्या हुआ, आंसर अपना प्लस है,
लेकिन विकल्प में माइनस दिया है। अब हमको ये बताओ, परिमाण तो आप जानते हो ना, परिमाण तो सदैव आप किसी भी का परिमाण निकालोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस का भी पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस का पॉजिटिव हो जाएगा परिमाण। तभी हमने माइनस प्लस को प्लस 10 मान लिया, -10 को +10 मान लिया। क्यों? क्योंकि -10 का परिमाण होता है +10, पहले वाले सवाल में। लेकिन यहाँ पे सोचो, क्या अगर परिमाण ये पूछ भी रहा होता, अगर ये परिमाण पूछ भी रहा होता तो क्या प्लस का परिमाण माइनस होता है क्या? क्या ये प्लस का परिमाण निकालोगे तो माइनस हो जाएगा क्या? ऐसा तो नहीं है, इसलिए इसको हम नहीं मानेंगे। मतलब यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो गई है। मतलब समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन में क्या है? मिस प्रिंटिंग। या तो वो जो 30 सेंटीमीटर है, हो सकता है ये 15 रहा हो तो 15 दूना 30 आ जाए, या जो 5 और 10 है ये 5 रहा हो 10 आ जाए वक्रता त्रिज्या। या फिर जो विकल्प है उस विकल्प में वो माइनस के बजाय +20 रहा होगा। मतलब समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? इस क्वेश्चन में ही मिस प्रिंटिंग है। मैं ऐसा बोल क्यों रहा हूँ? पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने नहीं कहा कि ये मिस प्रिंटिंग है। क्यों नहीं कहा? क्योंकि माइनस का परिमाण ऑटोमेटिक प्लस होता है, तो हम ये अपने से समझेंगे और हर जगह ही समझेंगे। ध्यान रखना इसको कि अगर आपका आंसर माइनस में आ रहा है और विकल्प में प्लस दे रहा है तो एक बार आप टिक कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो परिमाण की बात कर रहा हो, चूंकि दूरी शब्द उपयोग किया है और दूरी वैसे भी धनात्मक होती है, 9th और 11th में पढ़े हो। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें कि प्लस का परिमाण तो माइनस होता नहीं, तो अब हम यहाँ -20 को सही नहीं मानेंगे। बात समझ में आ रही है आपको? वो मिस प्रिंटिंग होगा, क्योंकि आप बोर्ड का पेपर दे रहे हो, सब्जेक्टिव पेपर दे रहे हो। अब ऐसा तो है नहीं आप कंपटीशन का पेपर दे रहे हो, वहां अगर मिस प्रिंटिंग भी हो गया तो बोनस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या सलाह दूंगा आपको कि उस -20 को सही कर दो, लेकिन वास्तव में वो सही नहीं होगा, लेकिन आप सही करोगे। क्यों? क्योंकि आपको लिख कर आना है, बोर्ड का सब्जेक्टिव पेपर है, आपको छोड़ कर नहीं आना है, लिख के आना है, उसी -20 वाले विकल्प को सही बता कर आना है। बात समझ में आ गई? लेकिन वास्तव में वो सही नहीं होगा, वो मिस प्रिंट क्वेश्चन है। बात समझ में आ गई आपको? तो इन दोनों में अंतर समझ लेना आप। माइनस से प्लस तो हम जा सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ सकते हैं, हर बार नहीं जाएंगे लेकिन जा सकते हैं। यहाँ पे क्यों चले गए? क्योंकि दूरी की बात कर रहा है, वो दूरी धनात्मक वैसे भी होती है, और हो सकता है परिमाण की बात कर रहा हूँ। तो -10 आंसर आ रहा था, +10 हमने टिक कर दिया पिछले वाले सवाल में। इस वाले सवाल में अपना आंसर प्लस आ रहा है, लेकिन प्लस से विकल्प दिया है माइनस, तो इस प्लस से माइनस में हम नहीं कूदेंगे, ठीक है। लेकिन आपका सब्जेक्टिव पेपर है, इसलिए उसको हम टिक कर देंगे। बात क्लियर हो गई होगी अब, है ना? इतनी बातें कर लिया। अगला क्वेश्चन पढ़ो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है अपना, गोली दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। ये तो जानते हो, पहला विकल्प ही सही है ना, F = R/2, अभी तो पढ़ा है आपने। अगला क्वेश्चन पढ़ो। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी F दी गई है, कितना? 12 सेंटीमीटर। अब देखो, सवाल करने का, न्यूमेरिकल करने का क्या तरीका होता है कि आप पढ़ते जाओ और चीजों को लिखते जाओ जो दिया गया है। मैं पढ़ा, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी मतलब स्मॉल है, उत्तल दर्पण है, आप प्लस भी लगा सकते हो, थोड़ा अच्छा लगेगा और आपके लिए भी फायदेमंद होगा, अच्छे सवालों के लिए। तो दर्पण की क्या पूछा है? उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या। अब इस सवाल को मैंने यहाँ पे इसलिए जोड़ा है क्योंकि सवाल की लैंग्वेज क्या कह रही है? उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या। सीधा सीधा वो वक्रता त्रिज्या नहीं पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या। तो इसका मतलब क्या है? वो आपसे वक्रता त्रिज्या पूछ रहे हैं। अगर वो अवतल दर्पण की, अवतल पृष्ठ की त्रिज्या पूछ रहे होते, मतलब उस अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या पूछ रहे होते। अगर वो कह रहे होते गोली पृष्ठ की त्रिज्या, मतलब वो उस गोली दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या पूछ रहे हैं। तो आप शब्दों को समझना। तो R = क्या होता है? 2 × F। तो ये 2 × 12 कितना हो गया? 24। प्लस में आएगा ही, आप जानते हो, तो विकल्प देख लो, चौथा सही है। अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। अब अवतल दर्पण है और वक्रता त्रिज्या दिया गया है आपको, कितना है? 15 सेंटीमीटर। आप माइनस प्लस लिख के चलो, आप सॉल्व कर रहे हो ना, आप बहुविकल्पी क्वेश्चन भले है लेकिन आप सॉल्व कर रहे हो, तो चीजों को अच्छे से लिखते चलो। वक्रता त्रिज्या कितना है? 15 सेंटीमीटर। और फोकस दूरी आपने निकालना है।
अब आप जानते हो फोकस दूरी क्या होता है, r/2 माइनस का 15/2। मैंने आपको क्या कहा है कि चिन्ह में आप चिन्ह सहित रखोगे सूत्र में, है ना, आप सॉल्व कर रहे हो इसलिए। अब विकल्प देखो, विकल्प में आपको देखो बी विकल्प देखो और डी विकल्प देखो, इन दोनों में एक में तो माइनस का 7.5 दे रहा है बी में, और सी में दे रहा है प्लस का 7.5। अब देखो चिन्ह आ गया ना, तो आपको कौन सा चुनना है, माइनस वाला, क्योंकि अवतल दर्पण था ये, तो विकल्प हो जाएगा बी। यदि यहीं पे ये माइनस प्लस ना होता, सिर्फ एक विकल्प होता, सिर्फ एक विकल्प 7.5 वाला, और 7.5 के कोई विकल्प ना होते और वो प्लस का होता तो उसको हम टिक करते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस से प्लस जा रहे हैं, हो सकता है वो परिमाण की बात कर रहा होगा, लेकिन यहीं पे हम पलट जाएंगे अपनी ही बात से। अगर वो उत्तल दर्पण कह देता, अपना प्लस आया होता और विकल्प में सिर्फ माइनस वाला एक मान दिया होता, तो उसको टिक नहीं करते हम लोग। बहुविकल्पी है तो कर देते क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर है, अदरवाइज वो क्वेश्चन बोनस होना चाहिए, ठीक है, उसकी मिस प्रिंटिंग है या फिर वो क्वेश्चन गलत बना है। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी कितना हो जाएगी, फोकस दूरी f बराबर r/2। अगले वाले सवाल में 20/2 2 कर दो, 10 आ गया ना, और माइनस का आएगा क्योंकि अवतल ही बोल रहा है ना, अवतल बोल रहा है। देख लो, इससे मतलब ये इतने सारे सवाल हमने कराए क्यों, क्योंकि कई सारे लगभग हर साल पूछ लिए जाते हैं बहुविकल्पी अति लघु में, इसमें संबंध पूछता है। तो -10 आ जाएगा, विकल्प कौन सा है, बी सही है। अब आगे बढ़ते हैं, बस इतने ही सवाल थे, है ना, समझ में आ गई बात आपको, इतना कॉपी कर लो।